नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उसमें उनमें से किसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक आम आदमी होता है, मान लीजिए आप अपनी बात कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। दोस्तों अगर आप किसी शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों आपकी बेसिकली आपके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में दोस्तों सॉफ्टवेयर जीत जाता है, एल्गोरिदम जीत जाता है। तो जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एफपीआई या कोई प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स होते हैं, ये एल्गोरिदम का, सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग में दोस्तों आपसे जीत जाएंगे। तो ट्रेडिंग तो भूल जाइए, वो आपकी एक आम आदमी की, एक आम ट्रेडर की या निवेशक की स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों। तो ट्रेडिंग छोड़ दी तो हमने, और आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो भैया इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? आप कहोगे भैया मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ 4-5 साल के लिए या 3 साल के लिए, 10 साल के लिए। दोस्तों उसमें आपको चाहिए होती है रिसर्च कैपेबिलिटी। ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिए, रिसर्च कैपेबिलिटीज़। क्यों भैया मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंडिया में अगर आप टॉप 500 कंपनीज को लगा लो तो अलग अलग सेक्टर्स हैं दोस्तों, पूरे देश की इकोनॉमी है, फिर सेक्टर्स हैं दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद अलग अलग तरह के प्रमोटर्स हैं, कोई मालिक कैसा है, कोई कैसा है, और बिजनेसेस में भी दोस्तों काफ़ी बदलाव आते रहते हैं। जो स्टॉक की वैल्यूएशंस उसमें काफ़ी बदलाव आते रहते हैं। कहने को बड़ा आसान है, बीएमवी अपना लीजिए, बिजनेस देख लीजिए, मैनेजमेंट देख लीजिए और वैल्यूएशन, लेकिन दोस्तों 500 कंपनियों का अगर आपको ये सब करना पड़ेगा कि भैया बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, मालिक चोर तो नहीं है, आप इतनी सारी बैलेंस शीट्स पढ़ रहे हो, आप इतने सारे एनुअल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आप इतनी सारी कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड कर रहे हो, दोस्तों पॉसिबल नहीं है। और खाली इंडिया की स्टॉक मार्केट ही नहीं है, आपको भैया यूएस में भी टॉप की 500 कंपनीज हैं, आपकी चाइना में भी है दोस्तों, आपकी कोरिया में भी, आपकी जापान में भी। आप कितना पढ़ लोगे भाई? तो जो अगर आप सोचो भाई मैं इक्विटी एनालिस्ट बन जाऊंगा या मैं रिसर्च कैपेबिलिटी एज एन इंडिविजुअल इतनी बढ़ा लूंगा कि इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में मैं कौन सा शेयर लूं, कब बेचूं, अगर आप इतना सा भी करना चाहोगे दोस्तों, इट इज़ नॉट दैट इजी। इट इज़ अ काइंड ऑफ फुल टाइम जॉब एंड इवन आफ्टर दैट यू विल बी शॉर्ट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज आप तो एक आम आदमी हो, तो आपके पास इतना पैसा कभी नहीं होगा कि आपको उतनी रिसर्च का फ़ायदा ही मिल जाए। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपको कमाना है तो आपके पास पैसे भी चाहिए और आपकी कैपेबिलिटीज़ भी, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ भी चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। मान लीजिए एक बंदे के पास 5 करोड़ रुपए है लेकिन उसको स्टॉक मार्केट में रिसर्च कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो भैया क्या वो उस 5 करोड़ से पैसे कमा लेगा? नहीं भैया, हो सकता है वो गवाही दे। तो रिसर्च कैपेबिलिटी चाहिए। दूसरी तरफ मान लीजिए आप एक आम आदमी, आपके पास मान लीजिए आपने 10-20 साल में जोड़ के 50 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपकी रिसर्च कैपेबिलिटीज बहुत तगड़ी है, भाई आप 10-15 साल से लगे पड़े हो, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं भैया, आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कोई फंड मैनेजर या पब्लिक का तो मैनेज नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि रिसर्च कैपेबिलिटीज इंडिविजुअल के पास ना तो ज़्यादा होती हैं, और अगर ज़्यादा हो भी जाएं तो भी वो बंदा जो है उसके पास, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है इन्वेस्ट करने के लिए, बड़ा थोड़ा सा, तो वो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ का करेगा भी क्या जब उसके पास पैसा ही थोड़ा बहुत है। तो वहाँ पे डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग आपके लिए दोस्तों एक तरह से बेकार चीज़ हो जाती है, अनटिल अनलेस आप जो है पब्लिक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिसर्च करना इतनी ज़्यादा उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, वो आपको थोड़ी थोड़ी करते भी रहना चाहिए, जिसको कि एस नरेन यूजुअली पार्ट टाइम इन्वेस्टर बोलता है। तो पार्ट टाइम इन्वेस्टर दोस्तों बनना होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है अब, और कर भी नहीं पाओगे आप दोस्तों, क्योंकि रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हमेशा जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं या दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी आपसे ज़्यादा रहेंगी। इनके पास पुराने बंदे बैठे हैं, 30-35 साल पुराने, 20-20 बंदे बैठे हैं, आप तो भैया अकेले हो और आपके पास ना इतना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, ना इतना टाइम है, तो आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी दोस्तों हमेशा कम रहेंगी एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशन। तो आप इन्वेस्टिंग में, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में उनका मुकाबला शायद नहीं कर पाओगे। अब क्या चीज़ है? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो आप फंड मैनेजर को पैसे दे सकते हो, भैया अगर आपके पास रिसर्च कैपेबिलिटी है तो आप कर लो, ठीक है। तो फंड हाउस की कैपेबिलिटी होती है रिसर्च कैपेबिलिटी, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फंड हाउस भी नहीं कर सकता, मतलब वो आपकी कैपेबिलिटीज़ है। अब मैंने आपको बताया भाई ट्रेडिंग आप इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज एल्गोरिदम का ज़माना, आपके पास एल्गोरिदम नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप इसलिए नहीं कर सकते, स्टॉक पिकिंग बेसिकली मैं कह रहा हूँ, एक एक शेयर खरीदना, क्योंकि रिसर्च कैपेबिलिटी आपकी कम है इंस्टीट्यूशन से। लेकिन कुछ चीज़ है आपके पास जहाँ पे ना एल्गोरिदम की ज़रूरत है और ना ही इतनी रिसर्च कैपेबिलिटी की ज़रूरत है दोस्तों, वो है कि आप मार्केट में एक
शेयर लेने की बजाय पूरी की पूरी मार्केट पे बेट लगा सकते हो और उसमें आप टाइमिंग कर सकते हो, आप सेक्टोरल बेट ले सकते हो। दोस्तों सेक्टर्स को समझना उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप एक पार्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है भाई जैसे आज के टाइम पे चाइना की इकोनॉमी सस्ती है पूरी की पूरी मार्केट, तो वो एक बड़ा रिस्क नहीं है अगर आप वहाँ पे बैठ करते हैं। इंडिया में बैंक सस्ते हैं, तो आप वो इसी तरह से दोस्तों अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर भी हैं तो भी आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा सेक्टर जो है वो स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड में चल रहा है और अगले 20 सालों में आगे ही बढ़ेगा। तो वो दोस्तों अगर स्टॉक पिकिंग को छोड़ दे तो आप सेक्टोरल एनालिसिस कर सकते हो, आप कंट्री वाइड एनालिसिस कर सकते हो, तो वो थोड़ा उसमें रिसर्च कैपेबिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फंड मैनेजर जो नहीं कर सकता और जो आप यहाँ कर सकते हो वो है दोस्तों कंसंट्रेशन एंड टाइमिंग एंड लेवरेज। ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों जो फंड मैनेजर नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि जैसे कंसंट्रेशन पे बात करते हैं, कोई भी फंड मैनेजर दोस्तों 100% पैसा एक ही सेक्टर में या एक ही कंट्री में नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि वहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा और वो बंदा पब्लिक के पैसे मैनेज कर रहा है, वो इतना रिस्क नहीं ले सकता। इवन वो इतनी वॉलेटिलिटी भी सहन नहीं कर सकता। अगर डाउन साइड आ गया तो पब्लिक अपना पैसा निकाल के भाग जाएगी, फंड मैनेजर दोस्तों बर्बाद हो जाएगा, उसका बिजनेस मॉडल ही नहीं चलेगा। लेकिन आप तो स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं ना। मान लीजिए आज के टाइम पे आपने बैंक्स ले लिया और बैंक्स 50% नीचे चले गए, आप तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आपका अपना पैसा है, कोई आपसे मांग नहीं रहा, कोई आपसे रिडीम नहीं करा रहा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक फोकस जो है बेट लेने के हमेशा चांस रहते हैं कि देखो मैं तो सिर्फ चाइना ले रहा हूँ, या मैं सिर्फ एक ग्रोथ का जो सेक्टर है वो ले रहा हूँ, या सिर्फ मैं बैंकिंग ले रहा हूँ। आप कंसंट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं, फंड मैनेजर नहीं कर सकता। इवन दो ये रिस्की है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी बियर कर सकते हैं तो शायद ये उतना रिस्की ना भी हो। कंसंट्रेशन के अलावा दोस्तों आप टाइमिंग कर सकते हैं कि किस टाइम पे मार्केट में कौन सी चीज़ आपको सबसे बढ़िया लग रही है। फंड मैनेजर दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं कर सकता, कारण वही है क्योंकि उसको अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है और बियर मार्केट में अक्सर लोग उसको पैसे ही नहीं देते, तो ना होंगे पैसे ना वो कर पाएगा इन्वेस्ट। तो बियर मार्केट में आप तो टाइमिंग कर सकते हो, भैया बियर मार्केट है, बड़ा सस्ता माल मिल रहा है, ले लेता हूँ। तीसरी बात दोस्तों है लेवरेज। फंड मैनेजर दोस्तों उधार लेके इन्वेस्ट नहीं कर सकता, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। अगर मान लीजिए मार्केट में कोविड क्रैश होगा, 40% मार्केट नीचे है, अब जीडीपी थोड़ी ना दोस्तों 40% नीचे है, तो आप थोड़ा बहुत 19-21 अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है, आपको ज़्यादा महंगा ब्याज पे, तो थोड़ा बहुत आप लेवरेज कर सकते हो 19-21 करके। ऐसा नहीं कि जीरो है, वो वाली चीज़ जीरो है। तो दोस्तों आपके पास वो चीज़ें होती है जो फंड मैनेजर के पास नहीं है। आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? आप कंसंट्रेटेड बेट ले सकते हो अगर आपके पास थोड़ी बहुत है नॉलेज, भाई कौन सा सेक्टर बढ़िया रहेगा या कौन सी मार्केट अच्छी है। दूसरा आप टाइमिंग कर सकते हो, भाई बियर मार्केट आ तो आप दबा दबा के खरीदोगे। जैसे बफे कहता है ना कि भैया बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स, जब बहुत बुरा हाल हो रहा हो तो आप दोस्तों खरीद सकते हैं, क्योंकि आपका अपना पैसा है, आपको पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि लोग वापस मांग रहे हैं या क्या हो रहा है। तो आप जो है टाइमिंग कर सकते हो और आप लेवरेज भी ले सकते हो। यानी आपके पास चलो पैसे नहीं है, सपोज यू डोंट, जैसे पराग पारिख वाले आज के टाइम पे 15% कैश में है, भैया बुरा वक्त आएगा तो हम खरीद लेंगे, तो आपको तो कैश में भी रहने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बुरा वक्त आता है तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर से ले करके ऐसे भी आप लेवरेज लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है दोस्तों। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास एल्गोरिदम नहीं है। अगर आप स्टॉक पिकर है तो भी दोस्तों आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास स्टॉक पिकिंग एबिलिटी, रिसर्च कैपेबिलिटीज ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों आपके पास क्या है? आपके पास है कंसंट्रेटेड बेट लेने का एक अपॉर्चुनिटी, मतलब आप ले सकते हो, आप टाइमिंग एंड लेवरेज ले सकते हो दोस्तों। तो आप फंड मैनेजर को भी बीट कर सकते हो। ट्रेडिंग आपको करनी ही नहीं चाहिए, स्टॉक पिकिंग आपको करनी ही नहीं चाहिए, आपको सेक्टोरल या कंट्री वाइड एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद आप टाइमिंग, लेवरेज, कंसंट्रेशन, इन सब का यूज़ करके दोस्तों ईजिली फंड मैनेजर को बीट कर सकते हो और शायद आप अपना पैसा 10 साल में 10 गुना कर सकते हो। इसके मैथमेटिक्स को बाद में समझेंगे। इस लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया।